नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानना चाहते हैं कि गुड हैबिट्स कैसे डाली जाएं और न्यू हैबिट्स कब और कहां से शुरू की जाएं? दरअसल जो चीजें हम डेली बेसिस पर करते हैं वो हमारी हैबिट्स बन जाती हैं और शुरुआत में कोई भी नई हैबिट अपनाने में थोड़ी मुश्किल तो होती ही है, लेकिन धीरे धीरे कुछ टाइम बाद आप इसके आदी हो जाते हैं। ये बुक समरी आपको अपने डेली रूटीन में बैड हैबिट्स चेंज करके गुड हैबिट्स अपनाने में हेल्प करेगी। आप शायद सोच रहे होंगे कि क्या हैबिट्स इतनी इंपॉर्टेंट हैं? तो जवाब है जी हां, बिल्कुल। हैबिट्स आपकी लाइफ बना सकती हैं, आपकी पूरी लाइफ ऐसे चेंज कर सकती हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। जैसे अगर आप कैलोरी काउंट की हैबिट नहीं डालोगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप कितनी मिठाइयां खा चुके हैं। आपको कैसे पता चलेगा कि अब तक आपने कितनी बुक्स पढ़ ली हैं, जब तक कि आप रिकॉर्ड्स रखने की हैबिट नहीं डालोगे। जब हम हैबिट्स की बात करते हैं तो ये बुक आपको समझाने में हेल्प करेगी कि आप किस टाइप के इंसान हैं। इस बुक समरी से आप अपनी बैड हैबिट्स को गुड हैबिट्स में चेंज करना सीखोगे और इसमें जो स्ट्रेटजी दी गई है उनसे आपको अपने अंदर गुड हैबिट्स डेवलप करने में हेल्प मिलेगी। इस पूरी दुनिया में आप खुद में अकेले एक हो और ये फैक्ट है। आपके पास जो एबिलिटीज हैं, जो पोटेंशियल है, वो किसी और के पास नहीं है। आप यूनिक हैं और इस बात पे आपको बिलीव होना चाहिए। अगर आप सोचते हैं कि जो तरीका दूसरों के लिए काम करता है वही आप पर फेल क्यों हो जाता है, तो हम आपसे कहेंगे कि खुद को इस बात के लिए कभी ब्लेम मत करो और ना ही कोई सेल्फ डाउट रखो। अब जैसे कि अक्सर लोग क्लास में अपने लैपटॉप से नोट्स लेते हैं क्योंकि इससे उनको आसानी रहती है, लेकिन आपको लैपटॉप यूज करने में प्रॉब्लम होती है क्योंकि आपको पेपर पर लिखना ज्यादा ईजी लगता है। हैबिट्स हमारे रूटीन काम होते हैं जो हम डेली बेसिस पर करते हैं। जैसे कि कई बार हमें किसी हैबिट को अडॉप्ट करने में मुश्किल होती है क्योंकि जो टेक्निक्स दूसरे यूज करते हैं वही आपको करने में मुश्किल होती है, लेकिन इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। बात बस इतनी सी है कि हैबिट्स अडॉप्ट करने का सबका एक डिफरेंट पेस होता है। हो सकता है जो आपको मुश्किल लगे वही दूसरों के लिए बेहद आसान हो। कोई हैबिट प्रैक्टिस करने में इजी है या डिफिकल्ट, इसका एक और रीजन है और वो रीजन है हैबिट से जुड़ा हुआ लेवल ऑफ एक्सपेक्टेशन, जो कि दो टाइप का होता है। फर्स्ट है आउटर एक्सपेक्टेशन जो दूसरों से आती है और सेकंड है इनर एक्सपेक्टेशन जो आपके अंदर से आती है। अगर किसी हैबिट के साथ हाई लेवल की एक्सपेक्टेशन हो तो आप उस हैबिट को पॉजिटिव वे में रिस्पॉन्स दोगे। हैबिट्स के हिसाब से रिस्पॉन्स करने वाले लोग चार टाइप के होते हैं, जिनमें पहला आता है अपहोल्डर्स, उसके बाद क्वेश्चनर्स, फिर ऑब्लिगर्स और लास्ट में रेबल्स। ये चार टाइप की टेंडेंसीज हैं जो हमारे नजरिए को इन्फ्लुएंस करती हैं कि आप चीजों को किस तरह से देखते हैं और किस तरह से बिहेव करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि इसी से डिसाइड होगा कि आप हैबिट्स को कैसे फॉर्म करेंगे। अपहोल्डर्स अपनी इनर और आउटर दोनों एक्सपेक्टेशन पर खरा उतरना चाहते हैं क्योंकि उन्हें अच्छा लगता है। अब चाहे सुनने में ये कितना भी पॉइंटलेस लगे, ये लोग जितना हो सके हर कीमत पर मिस्टेक अवॉइड करते हैं। इनकी एक्सपेक्टेशन काफी हाई लेवल की होती है। यही रीजन है कि अपहोल्डर्स कोई भी हैबिट्स जल्दी अडॉप्ट कर लेते हैं। अपहोल्डर्स के पास डेली टू डू लिस्ट होती है जिसे वो जितना जल्दी हो सके पूरा करने की कोशिश करते हैं। इनकी कमिटमेंट इतनी स्ट्रांग होती है कि कोई बीमारी या फिजिकल इंजरी भी इन्हें रोक नहीं सकती। हालांकि ज्यादातर अपहोल्डर्स आउट से ज्यादा अपनी इनर एक्सपेक्टेशन पर फोकस करते हैं क्योंकि ये अपनी सेल्फ प्रिजर्वेशन को वैल्यू देते हैं। सेल्फ प्रिजर्वेशन उन्हें खुद की एक्सपेक्टेशन पूरी करने के लिए मोटिवेट करती है। जैसे कि कोई अपहोल्डर जो एक्सरसाइज करने की सोच रहा है, वो अपने फ्रेंड से बड़े आराम से बोल सकता है, सॉरी मैं तुम्हारे साथ बाहर लंच पे नहीं जा सकता। अपहोल्डर्स में एक और खूबी होती है, वो अपने रूल्स बड़े स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं। अगर किसी दिन कोई मिस्टेक हो जाए तो बड़ा गिल्टी फील करते हैं। एक बार की बात है, ग्रेट चेन की एक बरिस्ता में काम करने वाली लड़की ने बताया कि उसे वहां पर अपना लैपटॉप यूज करना अलाउड नहीं है, मगर इतने साल गुजरने के बाद भी वो इस बात को भूली नहीं है। जब भी उसे कॉफी शॉप में अपना लैपटॉप यूज करना होता है तो वो टेंशन में आ जाती है। अगला टाइप है क्वेश्चनर्स का। क्वेश्चनर्स को अपनी एक्सपेक्टेशन पर डाउट होता है। ये लोग एक्सपेक्टेशन पर तभी रिस्पॉन्ड करते हैं जब उन्हें उसमें कोई लॉजिक दिखता है। क्वेश्चनर्स इस लॉजिक के साथ जीते हैं कि हर एक्शन का कोई ना कोई पर्पस होना चाहिए और तभी वो अपनी इनर एक्सपेक्टेशन रेडी करते हैं ताकि वो उन्हें फॉलो कर सके। फ्रेड एक होम डैड हैं जो कि एक क्वेश्चनर है। जब उसके बेटे को प्रिंसिपल ने शर्ट पैंट के अंदर टक करने को बोला तो फ्रेड ने पूछा, इससे क्या होगा?
और फ्रेड को बड़ी हैरानी हुई जब प्रिंसिपल ने कहा, बच्चों को रूल्स फॉलो करने सीखने चाहिए। क्वेश्चनर्स को जब कोई हैबिट रीजनेबल लगती है तभी वो उसे अडॉप्ट करता है, लेकिन अगर उसे किसी हैबिट में या रूल में कोई लॉजिक ना लगे तो उसके लिए उस हैबिट को अपनाना बड़ा मुश्किल होता है। अगले आते हैं ऑब्लिगर्स, जो हमेशा दूसरों की खुशी चाहते हैं। इन लोगों को अपनी इनर एक्सपेक्टेशन पूरी करना मुश्किल काम लगता है, जैसे कि हेल्दी डाइट लेना। ऑब्लिगर्स का माइंडसेट कुछ इस तरह से होता है कि ये लोग अपने लिए प्रॉमिस तोड़ सकते हैं पर दूसरों के लिए नहीं, और यही रीजन है कि ऑब्लिगर्स अपने लिए न्यू हैबिट्स फॉर्म करने के लिए दूसरों पर डिपेंड रहते हैं, क्योंकि उन्हें हमेशा मोटिवेशन के लिए कोई आउटर सोर्स चाहिए होता है। अब जैसे ग्रेस को ही ले लो, वो एक यंग प्रोफेशनल हैं जो रीडिंग की हैबिट डालना चाहती हैं। हालांकि ये एक इनर एक्सपेक्टेशन है, मगर ग्रेस रीडिंग के लिए माइंड नहीं बना पाती हैं, इसलिए वो कोई बुक क्लब ज्वाइन करना चाहती हैं जहां पर उसे ऐसे लोग मिलें जिन्हें देखकर वो इंस्पायर हो सके। चक एक यंग बॉय है जो अभी अभी ग्रेजुएट होकर एक नए शहर में शिफ्ट हुए हैं। उसे अपनी कपड़ों की अलमारी ठीक से अरेंज करना है, तो चक ने एक चैरिटी ग्रुप को कांटेक्ट करके उन्हें अपने एक्स्ट्रा कपड़े डोनेट कर दिए ताकि वो कपड़े किसी के काम आ सकें। अब क्योंकि ऑब्लिगर्स दूसरों पर डिपेंड रहते हैं, इसलिए ये लोग अक्सर काफी प्रेशर में रहते हैं। ये दूसरों को कभी ना नहीं बोल सकते। माइक एक मार्केटिंग प्रोफेशनल है। एक बार उसके कलीग ने उससे एक रिपोर्ट फिनिश करने में हेल्प मांगी तो माइक ने मना नहीं किया, और नतीजा ये हुआ कि उसका अपना प्रोजेक्ट ही पूरा नहीं हो पाया। लास्ट में रेबल्स आते हैं जो आउटर और इनर दोनों एक्सपेक्टेशन को अवॉइड कर सकते हैं। इनके लिए उनकी फ्रीडम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे कैसा भी काम हो। ये लोग अपनी शर्तों में काम करना पसंद करते हैं। इन्हें किसी काम के लिए फोर्स नहीं किया जा सकता। अगर कोई करे तो ये एकदम अपोजिट करेंगे। अब जैसे टेड को ही ले लो, जो एक रेबल है। वो अपने 2 फ्रेंड्स के साथ एक अपार्टमेंट शेयर करता है। एक दिन उसके फ्रेंड्स ने पूछा, क्या तुम बर्तन धो लोगे? लेकिन टेड को बर्तन धोने का जरा भी मूड नहीं था। वो उन लोगों में से है जो दूसरों के ऑर्डर पर काम करना पसंद नहीं करते। रेबल से डील करना मुश्किल लगता है, मगर उनसे ट्रिक से काम निकलवाया जा सकता है। जैसे अगर पेरेंट्स अपने रेबल बच्चों से कुछ करवाना चाहते हैं तो उन्हें ऑप्शन रखने होंगे ताकि उन्हें चॉइस मिल सके। रेबल्स को कंट्रोल करने का यही एक तरीका है जो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है। दोस्तों, अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग समाधान होते हैं। जैसा कि पहले बताया जा चुका है, जो आपके लिए काम करता है वो दूसरों के लिए शायद काम ना करे। तो आपके लिए क्या टेक्निक बेस्ट रहेगी, ये जानने के लिए खुद पर ध्यान दो। हम खुद को ये बोलकर लिमिट में नहीं रख सकते कि मैं ट्रैवल नहीं कर सकता या मुझे स्पाइसी खाना पसंद नहीं है, क्योंकि हम अपना माइंड चेंज कर सकते हैं। लेकिन आपको पता चल जाए कि आपके लिए क्या जरूरी है तो आप गुड हैबिट जल्दी अडॉप्ट कर पाएंगे और उन्हें मेंटेन भी रख सकेंगे। लार्क और नाइट आउल, ये वो लोग हैं जो दिन के बजाय रात को ज्यादा बेटर काम करते हैं, और इसे चेंज करना काफी हार्ड है जब आप सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव होते हैं, क्योंकि इसमें जीन्स और एज का इंपॉर्टेंट ज्यादा होता है। ज्यादातर कॉलेज स्टूडेंट्स नाइट आउल होते हैं, जबकि बड़ी उम्र के लोग लार्क्स होते हैं, यानी इनके दिन की शुरुआत जल्दी हो जाती है। अगर आप एक नाइट आउल हैं तो आपको सुबह जल्दी उठकर पढ़ने की हैबिट डालनी चाहिए, और अगर आप लार्क हैं तो आपको अपने प्रोजेक्ट्स रात के 10 बजे तक फिनिश नहीं करना चाहिए। मैराथनर, स्प्रिंटर या प्रोकास्टिनेटर अपनी हैबिट स्ट्रेटेजी बनाने के लिए ये जानना जरूरी है कि किस कंफर्टेबल पेस के साथ आप कोई हैबिट अडॉप्ट कर सकते हैं। जैसे कि इस बुक के ऑथर ग्रेट चेन को स्लो और स्टेडी पेस के साथ काम करना पसंद है। अगर आप कोई प्रोजेक्ट फिनिश करने में लंबा टाइम लेते हैं तो आप एक मैराथनर हैं, लेकिन अगर आप अंडर प्रेशर बेटर परफॉर्म करते हैं और कोई काम तभी शुरू करते हैं जब डेडलाइन पास हो तो आप एक स्प्रिंटर हो। एक स्प्रिंटर शॉर्ट पीरियड के प्रोजेक्ट्स पर ज्यादा फोकस करना पसंद करता है। कैरोल एक ऐसी स्प्रिंटर है जिसे ऑडियंस के आगे एक स्पीच देनी है, और उसने अपनी स्पीच उस टाइम रेडी करनी शुरू की जब लोग रूम में आकर अपनी सीट्स पर बैठने लगे। अंडर प्रेशर होने के बावजूद कैरोल ने काफी बढ़िया स्पीच तैयार कर ली थी। प्रोकास्टिनेटर्स स्प्रिंटर की तरह होते हैं। ये लोग भी डेडलाइन से पहले कोई काम नहीं करते। फर्क बस इतना है कि अगर काम टाइम से पूरा ना हो तो प्रोकास्टिनेटर फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। अंडर बायर और ओवर बायर, जी हाँ, जो आपने सुना इसका मतलब वही है। अगर आप एक अंडर बायर हैं तो आप जल्दी पैसा खर्च करने वालों में से नहीं हैं। जैसे कि आप रीजन दोगे कि अभी आपको न्यू रनिंग शूज की जरूरत नहीं है, लेकिन जो ओवर बायर होते हैं उन्हें शॉपिंग का बहाना चाहिए होता है। जैसे कि कोई नया महंगा ट्रैकर देखकर ये बोलेंगे, ये मुझे चाहिए, इससे मुझे स्टेप्स काउंट करने में हेल्प मिलेगी।
बात जब हैबिट्स की हो तो अंडर बायर्स को ध्यान रखना चाहिए कि कुछ चीजों पर पैसे खर्च किए जा सकते हैं जो एक सही इन्वेस्टमेंट हो सकता है, और ओवर बायर्स को समझना चाहिए कि गुड हैबिट्स अडॉप्ट करने के लिए हमें किसी इक्विपमेंट की नहीं बल्कि पक्के इरादे की जरूरत होती है। दोस्तों, न्यू हैबिट्स अडॉप्ट करने के लिए और ओल्ड हैबिट्स को चेंज करने के लिए 4 क्रूशियल स्ट्रेटजीज हैं। ये हैं मॉनिटरिंग, फाउंडेशन, शेड्यूलिंग और अकाउंटेबिलिटी। हालांकि ये सुनने में सिंपल लगते हैं मगर कोई भी नई हैबिट फॉर्म करने के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। फिर से हम याद दिला दें कि इन स्ट्रेटजीज में इंडिविजुअल डिफरेंसेस काफी मैटर करते हैं। अब जैसे कि शेड्यूल्स रेबल्स टाइप के लोगों पर काम नहीं करते, जबकि अकाउंटेबिलिटी ऑब्लिगर्स पर सही फिट होते हैं। मॉनिटरिंग की स्ट्रेटजी तभी इफेक्टिव है जब आपको क्लियर हो कि कब किस एक्शन को मॉनिटर करना है, लेकिन जहां किसी चीज को लेकर आपके इरादे पक्के नहीं हैं, वहां ये स्ट्रेटजी काम नहीं आएगी। जैसे कि आपने सोचा कि आप अपनी नॉलेज इंप्रूव करेंगे, हालांकि कई बार हम चीजों को अंडर या ओवर एस्टिमेट कर लेते हैं, लेकिन सही मेजर करना बहुत जरूरी है। जैसे एग्जाम्पल के लिए, एक स्टडी में पाया गया कि हम अपने खाने को अंडर एस्टिमेट करते हैं और बात जब एक्सरसाइज की हो तो उसे ओवर एस्टिमेट करते हैं। इस स्टडी में पार्टिसिपेट को बोला गया कि उन्हें 4 मील चलना है, जबकि रियलिटी में सब सिर्फ 2 मील ही चले। अगर आप मॉनिटरिंग के थ्रू वेट लूज करना चाहते हो तो आपको पहले एक स्पेसिफिक बॉडी वेट का गोल सेट करना होगा और उस गोल को अचीव करने की एक डेट भी डिसाइड करनी होगी। एग्जाम्पल के लिए आप बोल सकते हो कि मुझे 3 महीने में 20 पाउंड वेट लूज करना है। बस अब इसके बाद आपको रोज अपनी प्रोग्रेस चेक करनी है। स्ट्रेटजी ऑफ फाउंडेशन का मतलब है कि एक टाइम में एक हैबिट टैकल करना। अक्सर ये देखा गया है कि जब एक गुड हैबिट्स बनती है तो बाकी हैबिट्स भी खुद इंप्रूव हो जाती हैं। जैसे कि अगर आपकी एक्सरसाइज की हैबिट से आपकी हेल्थ रिलेटेड और वर्क रिलेटेड बिहेवियर्स भी इंप्रूव हो सकते हैं। लोग जो एक कॉमन मिस्टेक करते हैं वो ये है कि हम अपनी मोस्ट प्रॉब्लमेटिक हैबिट्स को सबसे पहले टैकल नहीं करते। इसका एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो कोई हैवी ड्रिंकर है जो अपने ऑफिस लेट पहुंचता है, हमेशा थका हुआ लगता है और सड़कों पर थूकता रहता है। बजाय अपनी मेन प्रॉब्लम पर फोकस करके कि जो कि ड्रिंकिंग है, वो इंसान सड़कों में ना थूकने का प्रॉमिस करता है, जो कि उसके लिए शराब छोड़ने से ज्यादा इजी होगा। इसलिए अपनी फाउंडेशन को स्ट्रांग बनाने के लिए ऐसी हैबिट्स डालो जो आपकी बाकी हैबिट्स को भी सुधार दे। शेड्यूलिंग की स्ट्रेटजी का मतलब है कि एक टाइम सेट करना जब आप हैबिट की प्रैक्टिस करेंगे। ये स्ट्रेटजी आपको बहुत जल्दी अपनी हैबिट की आदत डलवा देगी, क्योंकि ये रिपीट होती रहेगी। इससे आपको ये भी पता चलेगा कि एक दिन में हमें कितना टाइम मिलता है। इसीलिए ऐसी हैबिट डाली जाए जो प्रोडक्टिव हो। जैसे कि सुबह 5 बजे उठकर आप मेडिटेशन करना चाहते हो तो ये टाइम आप सिर्फ मेडिटेशन के लिए रखो। लास्ट में स्ट्रेटजी ऑफ अकाउंटेबिलिटी की बात करते हैं, जिसमें दूसरों की हेल्प भी इन्वॉल्व होती है, क्योंकि ये लोग आपको आउटर एक्सपेक्टेशन देंगे। जब आप किसी नई हैबिट के लिए अकाउंटेबल फील नहीं करते तब आप उस हैबिट्स को अडॉप्ट नहीं कर सकते, क्योंकि आपको पता है कि कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ग्रेट चेन हमेशा अपने वेट को लेकर कॉन्शियस रही थी। बड़ी मुश्किल से वो अपनी साइज को लेकर कंफर्टेबल हो पाई। अब क्योंकि वेट उनके लिए एक इंपॉर्टेंट फैक्टर था तो उन्होंने डाइट और एक्सरसाइज की न्यू हैबिट्स डेवलप की, जिससे उन्हें वेट लूज करने में हेल्प मिली। वो क्या खाती हैं और कितना वेट लूज करती हैं, इसे मॉनिटर करने के लिए ग्रेट चेन ने एक फूड जर्नल रखा था। मगर कुछ टाइम बाद ही वो भूल गई कि अपने खाने पीने का रिकॉर्ड रोज लिखना है। फिर उन्होंने एक पेडोमीटर करना स्टार्ट किया, जिससे उन्हें पता चला था कि एक दिन में वो कितने स्टेप्स लेती हैं। क्योंकि ग्रेट चेन एक अप होल्डर थी तो उन्हें अपने टारगेट स्टेप्स करना अच्छा लगता था, क्योंकि ये मेथड भी ज्यादा काम नहीं आया। फिर उन्होंने एक डिवाइस खरीदा जो उनके स्टेप्स उनके फोन के साथ सिंक करता था और जो वो दिन में खाती थी उसका भी रिकॉर्ड रखता था। तो फाइनली अपने फोन में स्टेप और फूड ट्रैकर होने से ग्रेट चेन के लिए अब वेट मॉनिटर करना ईजी था। दोस्तों, अगर आपको पता चल जाए कि आपकी टेंडेंसी क्या है, अप होल्डर, क्वेश्चनर्स, ऑब्लिगर्स या रेबेल, तो आपको यह भी समझ में आ जाएगा कि कौन सी टेक्निक आपके लिए बेस्ट रहेगी। अब हम बात करेंगे कि आपको अपनी नई हैबिट्स कब से स्टार्ट करनी चाहिए। किसी भी न्यू हैबिट की शुरुआत करने के लिए 3 स्ट्रेटजीज होती हैं। फर्स्ट स्टेप, क्लीन स्लेट और लाइटनिंग बोल्ट। अब एक नई हैबिट स्टार्ट करने में थोड़ी मुश्किलें तो आती हैं, जैसे कि अचानक से जिम जाना शुरू करना। क्योंकि ये आपकी रूटीन का ऑटोमेटिक प्रोसेस अभी नहीं बना है, तो आपको जिम के लिए प्रॉपर रेडी होकर जाना शायद वर्कआउट करने से भी ज्यादा हार्ड लगे। एक्साइटमेंट में आकर न्यू हैबिट प्लान कर लेना एक बात है, मगर उसको प्रैक्टिकल में लाना एकदम अलग चीज है। न्यू हैबिट फॉर्म करने की एक और स्ट्रेटेजी है जिसे क्लीन स्लेट स्ट्रेटेजी बोलते हैं। ये तब होता है जब आपकी लाइफ में कोई सिग्निफिकेंट चेंज आता है।
जैसे कि कोई नया पार्टनर, एक नया घर या नई जॉब। लोग अक्सर न्यू रेजोल्यूशन के तौर पर हेल्दी खाना स्टार्ट कर देते हैं, तो ये एक क्लीन स्लेट स्ट्रेटजी मानी जाएगी, क्योंकि न्यू ईयर नई शुरुआत लेकर आता है। इसे हम नए साल का जादू ही मानेंगे, क्योंकि कई लोग नई शुरुआत में काफी मोटिवेट फील करते हैं और अपनी न्यू हैबिट्स पर स्टिक रहते हैं। हालांकि न्यू हैबिट अडॉप्ट करने का मतलब है सेम चीज रिपीट करना, और कुछ हैबिट्स हमारी लाइफ में इजीली अप्लाई हो जाती हैं। ये हैबिट्स लाइटनिंग बोल्ट स्ट्रेटजी के थ्रू अडॉप्ट की जा सकती हैं। इन्हें हम ऑन डिमांड के तौर पर यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारी लाइफ के टर्निंग पॉइंट होते हैं, जैसे कि कोई बड़ा लॉस या कोई ग्रेट फेलियर। यहाँ पर फर्स्ट स्टेप टर्म जो ऑथर ने यूज किया है, उसका मतलब है किसी न्यू हैबिट की शुरुआत करना। ग्रेट चेन ने जब इस बुक को लिखना स्टार्ट किया तो वो फर्स्ट स्टेप की स्ट्रेटेजी अप्लाई कर रही थी। बुक के लिए आइडियाज लेकर और स्ट्रक्चर प्लान करना उसके लिए काफी मजेदार और एक्साइटिंग रहा, लेकिन जब असल में लिखने की बारी आई तो ग्रेट चेन अटक गई। वो डिसाइड नहीं कर पा रही थी कि बुक लिखना कब से शुरू करें, कौन सी तारीख या दिन सही रहेगा, मंडे से करें या अपने बर्थडे वाले दिन से। इससे पहले कि वो आगे सोचती, ग्रेट चेन को रियलाइज हुआ कि वो टुमारो लॉजिक यूज कर रही हैं, यानी आज का काम कल पे टालना, और उसने डिसाइड कर लिया कि उसे बुक लिखने के लिए तुरंत फर्स्ट स्टेप लेना होगा। सैरिल एक डॉक्टर हैं, उनके सारे पेशेंट्स पर लाइटिंग बोल्ट स्ट्रेटजी बड़े काम आई है, खासकर वो पेशेंट्स जिन्हें ड्रग्स, निकोटीन और अल्कोहल एडिक्शन की प्रॉब्लम थी, लेकिन कभी कोई ऐसी चीज होती जो इंसान को एक ही दिन में बदल कर रख देती है। उसके साथ कुछ ऐसा होता है, वो अपनी सारी बैड हैबिट्स छोड़ देता है। इसे ही हम लाइटनिंग बोल्ट इफेक्ट कहते हैं। सैरिल कहती हैं कि इनमें से एक रीजन प्रेगनेंसी भी है, जैसे कि कुछ औरतें अपनी प्रेगनेंसी का पता चलते ही अपनी सारी हैबिट्स छोड़ देती हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि उनके साथ एक लाइफ जुड़ी है जिसकी केयर और प्रोटेक्शन सिर्फ उनके हाथ में है। यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि प्रेगनेंसी उनकी लाइफ का वो माइलस्टोन है जो लाइटनिंग बोल्ट स्ट्रेटेजी का रीजन है। दोस्तों, वक्त है इस बुक समरी के कंक्लूजन का। कई बार हमें यह सोचकर फ्रस्ट्रेशन होती है कि जो चीज दूसरों पर काम करती है, हम पर काम क्यों नहीं करती। इंडिविजुअल डिफरेंसेस से डील करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन अगर आपको पता चल जाए कि आप अपहोल्डर हो या क्वेश्चनर, ऑब्लिगर या रेबल, तो फिर आप उसी हिसाब से ऐसी टेक्निक अप्लाई कर सकते हो जिससे आपके लिए हैबिट मेंटेन करना बेहद ईजी हो जाएगा। दोस्तों, ये जानने के लिए कि आपके ऊपर कौन सी स्ट्रेटेजी काम करेगी, आपको अपना सेल्फ एक्सप्लोर करना पड़ेगा। गुड हैबिट्स के लिए शॉर्टकट्स काम नहीं आते, बल्कि ये एक मुश्किल जर्नी है, लेकिन जो रिजल्ट आपको मिलेगा उसके सामने ये मेहनत कुछ भी नहीं है। दोस्तों, आपको ये बुक समरी कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं, और इसी तरह की ऑडियो बुक समरीज के लिए इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिए।